दोस्तों, मशहूर पत्रकार, मीडिया विशेषज्ञ और देश के नामी यूट्यूब चैनलों पर अपनी बेबाक राय रखने वाले प्रशांत टंडन जी 27 अगस्त को सामाजिक और मानवतावादी संगठनों द्वारा आयोजित अमन व इंसाफ कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने लखनऊ तशरीफ लाए। सेमिनार में उन्होंने देश में आज के हालात पर बेबाकी से अपने विचार रखे। इस मौके पर मुझे भी इंस्टेंट खबर के लिए उनसे बातचीत का मौका मिला, जिसमें उन्होंने कई मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बातें रखी। तो चलिए उस बातचीत को हम सुनते हैं। सर, आप आज अमन कॉन्फ्रेंस में आए हैं, तो कुछ इसके बारे में पहले आप बताइए। देखिए, इस तरीके की जो पहल है वो बहुत ज़रूरी है। जो इस देश में चारों तरफ नफरत का माहौल फैला हुआ है, जिसको राहुल गांधी कह रहे हैं कि केरोसिन छिड़का हुआ है, तो वो केरोसिन आपको दिखता है जगह जगह। अभी आप देखिए कि ट्रेन पे चलती ट्रेन में धर्म को शिनाख्त करके एक RPF के जवान ने मौत के घाट उतार दिया लोगों को, 4 लोगों को, जिसमें 3 मुसलमान थे। ऐसे ही अभी आप देखिए मुजफ्फरनगर में घटना हुई है। वो एक टीचर है और वो टीचर होते हुए उसने अपनी क्लास के उसी क्लास के बच्चों से एक मुस्लिम बच्चे को पिटवा दिया। तो ये आप नहीं कह सकते कि वो कोई राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं है वो महिला। ये वो जो मीडिया में नफरत कंज्यूम कर रही है, सोशल मीडिया पे, ब्रॉडकास्ट मीडिया पे, ये उसका नतीजा है कि समाज में इस तरीके की नफरत फैल गई है। तो इस तरीके के जो कार्यक्रम हो रहे हैं, ज़रूरी है कि समाज के जो अपने इंस्टीट्यूशंस हैं जो हज़ारों साल पुराने हैं, उनको रिवाइव किया जाए। वो जो कुएं सूख गए हैं उनमें पानी डाला जाए। तो ये इस तरीके की जो पहल है वो बहुत आवश्यक है और समय की मांग है कि वो चीज़ें हों। होता क्या है कि हम लोग सब कुछ हमने आउटसोर्स कर दिया पॉलिटिशियंस पे कि नेता करेगा जो करेगा। राहुल गांधी करे, अखिलेश यादव करे, केजरीवाल करे, कोई और ममता बनर्जी करे, और हम टीवी देखते रहें, हम व्हाट्सएप कंज्यूम करते रहें, तो ये नहीं चलेगा। समाज को भी अगर सुकून से रहना है तो समाज को भी अपना इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। उस लिहाज से इस तरीके की पहल जो है यहाँ लखनऊ में हो रही है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, आपने अभी मंच पर विकल्प की बात की थी, तो आप क्या समझते हैं, इंडिया एक बेहतर विकल्प है? बहुत इम्पोर्टेंट देखिए सब बात है जो वहाँ मैं कह रहा था। और आम तौर पे आप देखिएगा कि ये गलती हो रही है मीडिया में भी, ये गलती समाज में भी हो रही है कि हम सत्ताधारी दल को तो आलोचना कर रहे हैं बहुत, लेकिन उसके विकल्प की भी आलोचना करते हैं कि उनसे नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा भाई? तो अगर जब तक आप अपने राजनीतिक विकल्प को मजबूत नहीं करेंगे, आप सत्ता से लड़ ही नहीं पाएंगे। लेकिन जिस तरह संविधान की बात हो रही है और संविधान बदलने की बात हो रही है, संविधान को लेकर लगातार सरकार अलग अलग कोशिशें कर रही है, इसको किस रूप में आप देखें? देखिए, नई बात नहीं है। RSS को सबसे बड़ी दिक्कत भारत के संविधान से ही है। संविधान सभा का उन्होंने विरोध किया, ये आज़ादी की लड़ाई में भी नहीं थे। तो और समाज और संविधान में क्या दिक्कत है? बराबरी की दिक्कत है। जो कहता है ना कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, उससे इनको दिक्कत है। ये यहाँ राजशाही कायम करना चाहते हैं, ये डेमोक्रेटिक, ये कई तरीके की नागरिकता देना चाहते हैं, और जिसका सबूत भी उन्होंने दिया CA लाकर। तो संविधान से दिक्कत है इनको, और ये पहली कोशिश नहीं है। जब वाजपेयी जी आए थे तब भी रिटायर्ड चीफ जस्टिस वेंकट चंद्रिया की अध्यक्षता में एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन बना था, संविधान को रिव्यू करने का एक कमीशन बना था। हालांकि वो उसका कुछ हुआ नहीं, ठंडे बस्ते में चला गया। और अब आप देखिए कि संविधान को बिना बदले जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं को नष्ट करने का काम हो रहा है, वो ये तरीका इनका मोडस ऑपरेंडी है। और अभी इन्हीं के एक इकोनॉमिक एडवाइज़र विवेक देवड़ा, उन्होंने आर्टिकल लिख के साफ साफ कर दिया। उसके पहले इन्होंने राज्यसभा में जो उसको भेजा रिटायर्ड चीफ जस्टिस गोगोई को, रंजन गोगोई को, रंजन गोगोई ने बेसिक स्ट्रक्चर की बात की,
कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो उतना अहम नहीं है। बेसिक स्ट्रक्चर में बात होनी चाहिए। क्या बात होनी चाहिए? बेसिक स्ट्रक्चर पे बात हुई है। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर की बात हुई है कि संसद को आर्टिकल 368 के तहत संविधान में कोई भी बदलाव करने का अधिकार है, लेकिन आमूलचूल परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है कि मूल अधिकार खत्म कर दें या पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को खत्म कर दें या माइनॉरिटी के राइट्स को खत्म कर दें या रिजर्वेशन की बात को खत्म कर दें। लेकिन इसी पे आपसे सवाल ये था कि जिस तरह उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को संविधान के तहत ही बदलने की कोशिश की और लगातार कर रहे हैं, तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा ओवरऑल? गैर संवैधानिक है। संविधान का आर्टिकल 324 के तहत चुनाव आयोग बना है, गठित हुआ है। इसकी ड्यूटी है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। फ्री एंड फेयर इलेक्शन कब होगा? इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी, बराबरी का अधिकार होगा। तो कब होगा? क्या सरकार का चुना हुआ नुमाइंदा चुनाव आयोग में बैठकर फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा सकता है? देखिए, सिंगल मेंबर कमीशन पहले भी था टीएन सेशन के समय। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की इसी 324 की धारा की भावना के तहत उसको मल्टी मेंबर किया, उसकी प्रक्रिया बनाई है। उस प्रक्रिया में भी क्या होने लगा कि सरकारें अपने जो जिसको बहुत साफ शब्दों में कहें कि चमचे ब्यूरोक्रेट्स को इलेक्शन कमीशन के तौर पर लाती गई। वो इन्होंने नहीं किया, पिछली सरकारों ने भी किया है। अब इन्होंने एकदम बेशर्मी के साथ कर दिया। तो अब इलेक्शन कमीशन एक स्वायत्त संस्था, संवैधानिक संस्था के तौर पर काम नहीं कर रही है। इलेक्शन कमीशन अब एक सरकार का डिपार्टमेंट की तरह काम कर रही है कि ये पोस्ट ऑफिस बन गया सरकार का, कि सरकार से जो डाक आएगी वो मोहर लगा के आगे बढ़ा देगी। सर, एक सवाल आपका जो है, हमारा जो है भारत जोड़ो यात्रा से आप क्या समझते हैं? राहुल गांधी की जो भारत यात्रा अभी कंटिन्यू चल रही है, कितना बदलाव लाएगी देश में? बदलाव ऑलरेडी आ चुका है। आप देखिए कि भारत जोड़ो यात्रा से एक पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू हुआ है और ये ज़रूरी इसलिए थी कि दो बातें बहुत आवश्यक इसमें से मैं कहना चाहूँगा। एक देखिए कि पिछले 20-25 साल में क्या हुआ है कि जो हमारी पॉलिटिकल संस्कृति है, पॉलिटिकल कल्चर है, वो बिल्कुल बदल गई। नेता चला गया रैलियों पे, हेलीकॉप्टर से आता है, ब्लैक कैट कमांडो के बीच में रहता है, बुलेट प्रूफ गाड़ियों में चलता है। जनता से दूरी हो गई उसकी। आप नेता से मिल नहीं सकते, आप उसको छू नहीं सकते, उसको अपनी बात नहीं कह सकते। तो भारत जोड़ो यात्रा में कम से कम ये तो हुआ कि नेता राहुल गांधी हेलीकॉप्टर से नहीं उतर रहा है, बुलेट प्रूफ गाड़ियों में नहीं है, ब्लैक कैट कमांडो से नहीं घिरा हुआ है, कोई भी जाकर उसके साथ मिल सकता है, बात कर सकता है। देखो, ये तब्दीली जो डेमोक्रेसी है वो इंगेजमेंट है जनता से। वो डेमोक्रेसी बेकार है अगर जनता से नेता का इंगेजमेंट नहीं है। आप विदेशों में जाएं, आप देखिए कि नेता वहाँ का मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर बड़े आराम से किसी भी रेस्टोरेंट में आपको मिल जाएगा। इंग्लैंड की पार्लियामेंट में आप जाएँ, यहाँ की विधानसभा में मैं बैठा हुआ, विधानसभा में घुस के दिखा दें, या पार्लियामेंट में आप जाएं। मैं दुनिया भर की दूसरी पार्लियामेंट में गया हूँ, पार्लियामेंट चल रही है, आप जाएं, अपना नाम लिखाएं, एक पर्ची बन जाएगी, आप चले जाएं अंदर। अच्छा, पीएम मोदी जी दावा कर रहे हैं, बार बार दावा कर रहे हैं कि 2024 में भी मैं ही आऊँगा। आप इसे उनका आत्मविश्वास मानते हैं या आत्ममुक्ता? नहीं, बहुत अलोकतांत्रिक बयान है। पहली बात तो कि वो जनता के अधिकार को अपना अधिकार मान रहे हैं। ये तो वैसी बात हो गई कि मतलब कि एक छात्र जो है वो एग्ज़ाम लिख रहा है और वो खुद ही कहते हैं कि मेरे 90 नंबर आएंगे। कॉपी जांचना तो टीचर का काम है ना। टीचर नंबर देगा आपको, प्रोफेसर नंबर देगा आपको, जनता नंबर देगी आपको। जनता तय करेंगे कि आप लाल किले में दोबारा प्रधानमंत्री के तौर पर आएंगे कि नहीं आएंगे। तो जनता के अधिकार को आप अपने अधिकार अगर ले रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके दिमाग में कोई तानाशाही जैसी चीज़ घूम रही है। ये
बहुत अलोकतांत्रिक बयान है। ओके, थैंक यू। तो ये थे मशहूर पत्रकार और मीडिया एक्सपर्ट प्रशांत टंडन जी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे किसी अगली वीडियो में।